जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, डेट इज़ जीन सीक्वेंसिंग। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक जीन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो अगर हम किसी जीन में मौजूद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अगर हम जानना चाहते हैं, डिटरमिन कर लेते हैं, तो उसे हम जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। अब जीन की सीक्वेंसिंग क्यों ज़रूरी है, जीन में मौजूद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता होना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि अगर हमें किसी जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का अगर हमें पता चल जाता है तो हम उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के मुताबिक हम उस जीन को लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली तौर पर जो है वो बआसानी तैयार कर सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं, इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स बनती हैं, वो तमाम प्रोटीन्स जो हैं उनको बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो जीन्स में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की सूरत में मौजूद होती है। तो अगर हम एक जीन में मौजूद न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अगर हम पता लगा लें तो उसे हम जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। अब इस जीन सीक्वेंसिंग के लिए 1970s में बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स जो थे वो जीन सीक्वेंसिंग के लिए जो है वो डिटरमिन किए जा चुके थे। इन मेथड्स के ज़रिए हम बाआसानी किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट जिसे हम जीन कहते हैं उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब हम उसकी जीन सीक्वेंसिंग इन मेथड्स के ज़रिए बाआसानी कर सकते थे। दो मेथड्स जो हैं जीन सीक्वेंसिंग के लिए अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स जो पहला मेथड है वो है मैक्सम गिलबर्ट मेथड। ये दो साइंटिस्ट थे, मैक्सम और गिलबर्ट, जिन्होंने ये मेथड जो है वो बनाया था। इस मेथड को हम केमिकल डिग्रेडेशन मेथड भी जो है वो कहते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है मैक्सम गिलबर्ट मेथड, इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में जो डीएनए होता है उस डीएनए को डिफरेंट केमिकल्स की मदद से बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, मुख्तलिफ केमिकल्स को इस्तेमाल करके वो जो डीएनए होता है उसको डिफरेंट पीसीज में जो है वो तब्दील किया जाता है, डिफरेंट पीसीज में तब्दील कर दिया जाता है। सम टाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल भी जो है वो इस मकसद के लिए किया जाता है। तो मुख्तलिफ मैक्सम गिलबर्ट मेथड में डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इस्तेमाल करके डीएनए के डिफरेंट पीसीज जो हैं वो जनरेट कर लिए जाते हैं। डिफरेंट साइज के जो डीएनए पीसीज होते हैं उनको हासिल कर लिया जाता है। फिर उन डीएनए के डिफरेंट पीसीज को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोस जेल पर से जो है वो गुजारा जाता है। हमने पिछले लेक्चर में डीएनए एनालाइजिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को थोड़ा सा डिस्कस किया था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें एक जेल मौजूद होती है जिसे हम एगारोस जेल कहते हैं, जिसमें एगारोस जेल में अगर हम अपने डीएनए सेगमेंट्स को लोड कर देते हैं तो एगारोस जेल में डीएनए के जो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं वो अपने वेट के लिहाज से, साइज के लिहाज से जो है वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इन डीएनए के डिफरेंट पीसीज को एगारोस जेल पर से गुजारा जाएगा। अब एगारोस जेल पर ये डीएनए के जो डिफरेंट पीसीज होंगे ये अपने साइज के लिहाज से तरतीब पाना शुरू कर देंगे। जो छोटे साइज के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो उस एगारोस जेल में सबसे एंड पर होंगे, सबसे दूर तक जो है वो मूव करेंगे। और फिर वो जो डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स जो अरेंज होंगे एगारोस जेल पर मौजूद उन डीएनए सेगमेंट्स के सीक्वेंस को क्या कर लिया जाएगा, रीड कर लिया जाएगा। उसके बाद एगारोस जेल पर मौजूद उन डीएनए सेगमेंट्स को रीड आउट कर लिया जाएगा। तो आपकी बुक में ये जो मेथड है ये इतना डिटेल में जो है वो मौजूद नहीं है। जो डिटेल में जो मेथड आपकी बुक में दिया गया है, जो सेकंड मेथड है वो है सेंगर्स मेथड। इसे सेंगर्स सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है। अमूमन जीन सीक्वेंसिंग के लिए जो मेथड लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होता है वो सेंगर सीक्वेंसिंग ही होता है। इस मेथड को हम डाई डीऑक्सी सीक्वेंसिंग भी कहते हैं,
क्यों कहते हैं ये हम आगे चल के जो है इसको पढ़ेंगे कि हम इस मेथड को डाई डीऑक्सी सीक्वेंसिंग मेथड जो है क्यों कहते हैं। अब ये जो सेंगर सीक्वेंसिंग है, सेंगर मेथड के ज़रिए हम जीन सीक्वेंसिंग कैसे कर सकते हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स हम उसको जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक डीएनए जो है वो मौजूद है, हमारे पास ये एक डीएनए जो है, एक डीएनए मौजूद है। अब डीएनए आप जानते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए पर जो है वो जीन्स मौजूद होते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए में ये जो जीन मौजूद है, ये वाला जो जीन है, हमने इस जीन की सीक्वेंसिंग करनी है। मतलब ये कि इस डीएनए में ये वाला जो जीन है, इस जीन की हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इस जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हमने डिटरमिन करना है, जिसे हम जीन सीक्वेंसिंग का नाम देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इस डीएनए को, जिसमें हमारा जीन है, इस डीएनए को हम हीट करेंगे। इस डीएनए को हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने से आप जानते हैं, हमने डीएनए एनालाइजिंग पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, हीट प्रोवाइड करने से जो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम डीएनए डीनेचरेशन का नाम भी देते हैं। तो हीट प्रोवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलहदा होना शुरू हो गए हैं, डीनेचर होना शुरू हो गए हैं। जब डीएनए के स्ट्रैंड्स अलहदा होना शुरू होंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस डीएनए स्ट्रैंड्स में से अपना जो जीन होगा, जिसकी हमने जीन सीक्वेंसिंग करनी होगी, हम उस जीन को क्या करेंगे, अलहदा कर लेंगे। उस जीन को अलहदा करने के बाद, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस, हम उस जीन को क्या कर लेंगे, उस डीएनए में से अपने जीन को, जिसकी हमने सीक्वेंसिंग करनी है, उसको अलहदा कर लेंगे। अलहदा करने के बाद इस जीन को हम क्या करेंगे, ये जो डीएनए का एक पीस, डीएनए का एक फ्रेगमेंट हमने हासिल किए, इसकी हम पीसीआर जो है वो करेंगे, इसकी हम पीसीआर जो है वो करेंगे। पीसीआर आप जानते हैं एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम डीएनए के किसी भी टुकड़े की, डीएनए के किसी भी पीस की हम बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने डीएनए की डीनेचरेशन करके हमने स्ट्रैंड्स को अलहदा किया और उन स्ट्रैंड्स में से हमने डीएनए का एक पीस अलहदा कर लिया, जिसे हम जीन भी कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस जीन की हम पीसीआर करवाकर इस जीन की हम बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्लू लाइंस यहाँ पर दिखाई गई हैं, इट मीन्स डैट कि हमने इस जीन की पीसीआर करवाकर हमने जीन की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो तैयार कर ली हैं। अब जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के बाद हम उन जीन्स डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ हम प्राइमर्स को ऐड करेंगे। ये हमने, ये जो रेड कलर से यहाँ पर नजर आ रहे हैं निशान आपको, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइमर्स को ऐड करेंगे। जीन की मल्टीपल कॉपीज करवाई, मल्टीपल कॉपीज करवाने के बाद हमने ये क्या किया, यहाँ पर डिफरेंट प्राइमर्स को ऐड किया। ये सारे रेड कलर से प्राइमर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। अब प्राइमर्स इसलिए ऐड किए गए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पर हमने नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना है। नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए आप जानते हैं कि एक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होता है, और हम ये भी जानते हैं कि पॉलीमरेज एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड्स को तब ही ऐड करता है जब उसे एक प्राइमर जो है वो मिलता है। तो हमने प्राइमर्स जो हैं वो ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, इन तमाम डीएनए सेगमेंट्स के साथ हमने प्राइमर्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन डीएनए, ये जो हमारे पास डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को हम क्या कर देंगे, इनको हम एक डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर
4 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो है वो हम इनको ऐड कर देंगे। अब इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक सॉल्यूशन मौजूद होता है, उस सॉल्यूशन में हमने बफर्स को जो है वो ऐड किया होता है। उस सॉल्यूशन में एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिससे हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, ये इस सॉल्यूशन में जो है वो मौजूद होते हैं। तो टैग पॉलीमरेज हम ऐड करते हैं। नंबर 2, डिफरेंट बफर्स जो हैं वो इस सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ इस टेस्ट ट्यूब में मौजूद होती है, जिसमें हम ये डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स को डाल रहे हैं, इन टेस्ट ट्यूब में जो तीसरी चीज़ होती है वो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, अब ये 4 टाइप्स के होते हैं। डीऑक्सीराइबो, यहां पर आप देख सकते हैं डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सीसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड सिमिलरली डीऑक्सी गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स में देख सकते हैं, इससे पहले कि हम इनको स्टडी करें, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रखें। नॉर्मली डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें उनमें कार्बन नंबर 2 पर नीचे वाली तरफ हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 3 पर नीचे वाली तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। एक नॉर्मल डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें कार्बन नंबर 3 के नीचे वाली साइड पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है। इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन अगर हम इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में से अगर हम कार्बन नंबर 3 पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कार्बन नंबर 3 पर भी ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर दिया है, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर पहले से जो है वो मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे दूसरी ऑक्सीजन भी हमने जो है वो निकाल दी है, तो इस न्यूक्लियोटाइड को अब हम क्या नाम देंगे? डाईडीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डाईडीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक नॉर्मल डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वाले होते हैं, मतलब ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें कार्बन नंबर 3 पर नीचे वाली तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है। इससे फायदा ये होता है कि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक न्यूक्लियोटाइड ये है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा, ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा? इसके जो फास्फेट्स होंगे वो हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ बआसानी जो है वो अटैच हो जाएंगे। इसके साथ जब अटैच होंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर डाईडीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है तो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनके जो फास्फेट्स होंगे वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फास्फेट जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं तो उनकी अटैचमेंट होती है बिटवीन फास्फेट एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप, फास्फेट और हाइड्रोक्सल ग्रुप। लेकिन अगर हम कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव कर दें तो मजीद न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं होंगे। तो यहां पर तो इस डाईडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अगर यहां पर एडेनिन अटैच है तो इसको हम कहेंगे डाईडीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये नॉर्मल है तो इसे हम कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हमने क्या करना है, हमें डिफरेंट साइज के डीएनए सेगमेंट्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये सेगमेंट डीएनए सेगमेंट्स को ऐड किया जिनके साथ प्राइमर्स ऑलरेडी अटैच हैं। अब इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद है उसमें 4 चीजें हैं। पहला तो टैग पॉलीमरेज मौजूद है, दूसरा डिफरेंट बफर्स मौजूद हैं, तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डीएनए के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। नॉर्मल डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सी गवानोसिन है। लेकिन यहाँ पर हमने जो एक 3 नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए हैं डीएनए वाले, लेकिन एक हमने जो न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है वो हमने ऐड किया है डाईडीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट, डाईडीऑक्सी थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। अब इससे क्या होगा
कि ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें क्या होगा, ये जो टैग पॉलीमरेज होगा, ये टैग पॉलीमरेज इसको भी ऐड करेगा, इसको भी ऐड करेगा, इसको भी ऐड करेगा, लेकिन जब ये वाला पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा तो इससे आगे जो डीएनए की जो सिंथेसिस है वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब ये डाई डीऑक्सी ट्राईफॉस्फेट, मिसाल के तौर पर जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्ट्रैंड्स हमने इस ट्यूब में एंटर किए हैं, टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, इन न्यूक्लियोटाइड्स को इस्तेमाल करके टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, इन सेगमेंट्स पर इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैग पॉलीमरेज इन न्यूक्लियोटाइड्स को इस्तेमाल करके इस, चूंकि प्राइमर ऑलरेडी मौजूद है, टैग पॉलीमरेज अटैच होगा और इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। जैसे ही ये वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, ये वाला न्यूक्लियोटाइड, अब चूंकि आप जानते हैं ये वाला न्यूक्लियोटाइड बेसिकली यहां पर ऐड हो रहा है, चूंकि आप जानते हैं कि इस न्यूक्लियोटाइड की 3rd पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, लिहाजा मजीद न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो यहां पर ऐड नहीं हो सकेंगे। जैसा कि हमने यहां पे देखा कि चूंकि यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होता, लिहाजा इसके आगे मजीद न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो सकते। तो यहां पर जो डीएनए, इस टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए नए स्ट्रैंड्स बनेंगे, डीएनए के नए स्ट्रैंड्स बनेंगे, उनमें वो एंड कहां पर होंगे, थाइमीन पर जो है वो एंड हो जाएंगे, वो थाइमीन पर एंड होंगे। इसी तरह यहां पर हमने जो डाई डीऑक्सी ट्राईफॉस्फेट एंटर किया वो एडिनिन वाला किया। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे वो एडिनिन पर चल के जो है वो रुक जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट काफी सारे सेगमेंट्स हमने ऐड किए। किसी में एडिनिन हो सकता है कुछ देर बाद ऐड हो, किसी में हो सकता है एडिनिन जो है वो पहले ही जो है वो एंटर हो जाए, तो मजीद आगे जो है चूंकि जो है वो सिंथेसिस नहीं हो सकेगी। यहां पर हमने डाई डीऑक्सी गवानोसिन ट्राईफॉस्फेट एंटर किया और यहां पर हमने डाई डीऑक्सी साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट एंटर किया। इट मींस दैट कि इस टेस्ट ट्यूब में हमने जो डीएनए के जो सेगमेंट्स ऐड किए हैं, उनमें जो उनकी जो टर्मिनेशन होगी नए स्ट्रैंड्स की, वो कहां पर होगी, वो थाइमीन पर होगी। यहां पर जो हमने जो डीएनए सेगमेंट्स इस टेस्ट ट्यूब में एंटर किए, उनकी जो टर्मिनेशन होगी वो कहां पर होगी, एडिनिन पर होगी। यहां पर जो हमने डीएनए सेगमेंट्स ऐड किए वो गवानीन पर, और इस टेस्ट ट्यूब में जो हमने डीएनए सेगमेंट्स ऐड किए हैं उनकी टर्मिनेशन साइटोसिन पर होगी। तो ये यहाँ पे ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए गए हैं, इनको बनाने का मकसद ये समझाना है कि जब आप देखें ये डीएनए सेगमेंट्स हमने इस टेस्ट ट्यूब में ऐड किए, तो टैग पॉलीमरेज जो इन सब टेस्ट ट्यूब में मौजूद है, टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा। जब इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, जैसे ही टैग पॉलीमरेज इस न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा जो कि डाई डीऑक्सी फॉर्म में है, तो आप जानते हैं कि डाई डीऑक्सी जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इससे आगे न्यूक्लियोटाइड जब वो अटैच नहीं हो सकता, लिहाजा यहां पर जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहा था उसकी एडिनिन पर टर्मिनेशन होगी, यहां पर थाइमीन पर टर्मिनेशन होगी, यहां पर गवानीन में टर्मिनेशन होगी, और यहां पे जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहा था वो साइटोसिन पर जाकर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो इन तमाम टेस्ट ट्यूब्स को जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में जो है वो ऐड कर देंगे। इन चारों टेस्ट ट्यूब्स को, जिनमें डीएनए सेगमेंट्स जो नए बन रहे थे, जिनको डिफरेंट जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्मिनेट किया गया है, अल्टीमेटली टर्मिनेट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पर हैं, तो इनके साइज भी डिफरेंट होंगे, किसी का साइज छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा। तो इनको हम टर्मिनेट करने के बाद इन चारों न्यूक्लियोटाइड्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में जो है वो डालेंगे। जैसे ही उस मशीन को हम ऑन करेंगे, बाय यूजिंग पावर सप्लाई ऑन करेंगे, तो डीएनए इस जीन के जो सेगमेंट्स होंगे, इस जीन में मौजूद जो न्यू डीएनए सेगमेंट्स होंगे, वो अपने अपने पैटर्न के लिहाज से जो है वो अरेंज हो जाएंगे। जैसे ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, जब हमने इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई, तो एगारोस जेल पर जो इसमें मौजूद जो नए डीएनए सेगमेंट्स बने थे वो इस तरीके से जो है वो अलग हो जाएंगे। इसी तरह इस टेस्ट ट्यूब के भी, इस टेस्ट ट्यूब के भी और इस टेस्ट ट्यूब के भी। तो फिर हम क्या करेंगे, आप जानते हैं जो सबसे छोटे साइज का डीएनए सेगमेंट होगा वो सबसे फार्दर अपार्ट होगा, एगारोस जेल में सबसे आगे मूव करेगा, नीचे से हम इनको रीड करना शुरू कर देंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर नीचे जो है वो जी मौजूद है, फिर उसके बाद ए जो है वो मौजूद है, फिर सी साइटोसिन मौजूद है, फिर थाइमीन मौजूद है, फिर गवानीन है, एडिनिन है। तो इस तरह इनको रीड करते चले जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हमारे पास आया है, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसका है,
वो इस जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि हमने मालूम करना था, जिसे हम जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो सेंगर सीक्वेंसिंग से, अब इसको डाई डीऑक्सी सीक्वेंसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इस मेथड में डीएनए के डिफरेंट पीसीस बनाने के लिए हम डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डाई डीऑक्सी सीक्वेंसिंग इसको कहा जाता है। और यही जीन सीक्वेंसिंग में पहला स्टेप ये होता है कि हमें डिफरेंट साइज के डीएनए पीसीस चाहिए होते हैं, तो हमें यहाँ पर डीएनए को जो है डीएनए को डिफरेंट साइजेस में जो है वो तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें टर्मिनेशन डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पर करवानी पड़ेगी। यहाँ पे थाइमिन पे करवाई, यहाँ पे एडेनिन पे, यहाँ पे गवानीन पे, यहाँ पे साइटोसिन पे, और फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एगर उस जेल पर उनको सेपरेट किया और फिर उन जेल पर मौजूद जो सीक्वेंस था उसको नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो हमने रीड किया। अब आजकल जो ये मेथड है ये डिफरेंट जो है वो ऑटोमेटिक रोबोट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स परफॉर्म करती हैं, जिनके साथ जो हैं वो हाई पावर्ड जो है हाई रैम जो हैं वो कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, जिसमें जस्ट डीएनए जो सेगमेंट्स होते हैं उनको लोड किया, वो रोबोटिक मशीन्स जो हैं वो जस्ट सैंपल्स कलेक्ट करती हैं और कुछ ही सेकंड्स में हमें उस डीएनए सैंपल जो हमने ऐड किया है, वो जीन जो हमने ऐड किया, डीएनए का फ्रेगमेंट जो ऐड किया, उसका सीक्वेंस हमें कंप्यूटर स्क्रीन्स पर जो है वो शो हो जाता है। तो इन मेथड्स के ज़रिए बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, यीस्ट हैं, डिफरेंट यीस्ट जो कि एक फंजाई हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी जीन सीक्वेंसिंग जो है वो की जा चुकी है।